1952 का इंडिया, देश नया था, डेमोक्रेसी नए कदम चूम रही थी, पर एक प्रॉब्लम थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी और पार्लियामेंट्री सीट्स उस हिसाब से फिक्स्ड थी। क्या हर 5 लाख लोगों के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए या फिर सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी था? और इसी कंफ्यूजन से निकला द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। आज हम समझेंगे कैसे इस अमेंडमेंट ने हमारे पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को बदल दिया और क्यों ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट था। नाइनटीन 1950s के इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नया था और आर्टिकल 81 डिफाइन करता था कि लोकसभा में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पॉपुलेशन लिमिट होगा। आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता था एक मेंबर हर 7.5 लाख पॉपुलेशन के लिए होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर हर 5 लाख लोगों के लिए। सिंपल वर्ड्स में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन का एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1951 के सेंसस के बाद पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी और आर्टिकल 81 के पॉपुलेशन लिमिट्स के अंदर रहकर नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल हो गया था। जब सीसी बिस्वास, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ लॉ और माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने देखा कि हर स्टेट में पॉपुलेशन का फिगर 1951 सेंसस के हिसाब से बढ़ गया है, तो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 1952। उन्होंने कहा अगर हम आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के लिमिट्स 7.5 लाख और 5 लाख को नहीं बदलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इर्रेगुलरिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज 7.5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली हैं तो वो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगी। इसीलिए अमेंडमेंट लाना ज़रूरी था ताकि डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन दे सके। अब देखिए इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या बदला। पहले लिखा था नॉट लेस देन 1 मेंबर फॉर एवरी 7,50,000 of the population and not more than 1 member for every 5 lakh of the population। अमेंडमेंट के बाद ये अपर लिमिट रिमूव कर दी गई। मतलब अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम 5 लाख लोग ही हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में पार्लियामेंट ने सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया ताकि फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी सीट्स एडजस्ट कर सकें बिना कॉन्स्टिट्यूशन तोड़े हुए। ये बिल 18 जून 1952 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और उसके बाद 18 जून, 8 और 9 जुलाई, 11 और 18 नवंबर को इस पर डिबेट हुई। 11 नवंबर को इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर 1952 को दी और फाइनली दिसंबर 1952 में लोकसभा ने बिल पास कर दिया। फिर राज्यसभा ने 19 दिसंबर 1952 को इस बिल को पास कर दिया और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 मई 1953 को इस अमेंडमेंट को असेंट दिया। नेक्स्ट डेट 2 मई 1953 को ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ और ऑफिशियली एनफोर्स हो गया। सीसी बिस्वास ने अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में क्लियरली लिखा था 1951 के सेंसस में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है और आर्टिकल 81 के लिमिट्स के अंदर रहकर नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना मुश्किल है। अगर हम लिमिट्स नहीं बदलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को सही पॉपुलेशन रेशियो देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ अलग थी और एक फिक्स्ड रेशियो मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इस अमेंडमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैटिक नहीं रहना चाहिए बल्कि टाइम के साथ एडजस्ट करना चाहिए। इससे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रियलिस्टिक बन गया और हर स्टेट को उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। ये अमेंडमेंट ने इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के एक्चुअल डेटा के हिसाब से फिक्स हो सकता था। और ये बात हमेशा याद रखी गई जब भी फ्यूचर में डिलिमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में चेंजेस किए गए। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता था हर 5 और 7.5 लाख लोगों के लिए एक एमपी होगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बाद वो लिमिट अनरियलिस्टिक हो गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपर लिमिट हटा दी ताकि फ्यूचर में पॉपुलेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल डिलिमिटेशन पॉसिबल हो। एक तरह से ये अमेंडमेंट ने हमारे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को रिपेयर कर दिया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 एक छोटी सी लाइन का अमेंडमेंट लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर पड़ा।
इसने इंश्योर किया कि डेमोक्रेसी पॉपुलेशन के हिसाब से चलती रहे, ना कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के हिसाब से। आज भी जब हम डीलिमिटेशन या पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये अमेंडमेंट एक फाउंडेशनल रेफरेंस पॉइंट होता है। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।